हेलो स्टूडेंट, आज जो स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। कल तक हमने जो स्टडी किया था वो नाम था एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो आज जो स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने यहाँ पर दो वेसल लिए, एक आपका सॉल्वेंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट T0F। पहला जो वेसल है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसमें T0F। दूसरा वेसल लिया, इसमें क्या है भाई, वही सेम सॉल्वेंट और क्या मिला दिया इसमें, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। मतलब जो दूसरा वेसल है उसमें क्या मिलाते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो जो सॉल्यूशन बना इसमें, उस सॉल्यूशन का हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना माना है यहाँ पर हमने, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है, और T0F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये चेक करना है वहाँ पर कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई, किसका फ्रीजिंग पॉइंट लो। The freezing point of solution is lower than the solvent। तो ये कह सकते हो कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से हमेशा क्या होगा, लोअर होता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा TF और लेस देन क्या होगा, T0F। इसका डिफरेंस क्या बना, डेल्टा TF होगा T0F जो है माइनस कितना हो गया, TF। तो जिसमें जो डिफरेंस होगा इसमें यहाँ पर T0F माइनस का TF। अब देखिए जो इसका चेंज हुआ, डिफरेंस हुआ, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF किसका सिंबल है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट का है। TF किसका है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है, और T0F का है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया इसमें, डेल्टा TF इक्वल T0F माइनस का TF, और जो डेल्टा TF है दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब होता क्या है, जैसे हमारे पास डेल्टा TF होता है प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, M, या डेल्टा TF होता है KF इंटू A। इस KF को क्या बोलते हैं, हमारे पास जो KF आ गया इसमें, इसका नाम होता है मोलल और डिप्रेशन कांस्टेंट। तो हमारे पास कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट का नाम पड़ गया भी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। एक और इसका नाम होता है, वो होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ऐसे भी दिया होगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम दिया होगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर आपको KF डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें भाई हमने क्या माना, KF इक्वल कितना माना, 1, तो डेल्टा TF हमारे पास कितना हो जाएगा, KF। इसके बेस से आप मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मतलब हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसकी मोलैलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब बात करते हैं इसका अंदर एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला किसका निकालोगे, मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको निकालना कैसे, वहां पर मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और किसकी हेल्प से होगा, वो यहाँ पर इसमें विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा फॉर्मूला आपका डेरिवेशन।
अभी हमने क्या लिखा था इसमें, जैसे भाई डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ इंटू एम होता है। एम की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो इसमें, एम की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एम होती है मोलैलिटी, तो इसकी वैल्यू होती है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इस एम की वैल्यू कहाँ कर देंगे, अभी यहाँ पुट कर दो इसमें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसमें, डेल्टा टी एफ क्या बना भाई, के एफ, एम की वैल्यू क्या आ गई, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ से आप क्या निकालेंगे इसमें, एम बी। तो एम बी का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसमें, ये जो बना के एफ डब्ल्यू बी 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ये हमारे पास मेन फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब देखिए इसमें, इस फॉर्मूले में हमारे पास टर्म कितनी आई, 5, और 5 टर्म में जब आप न्यूमेरिकल का इसको यूज करेंगे तो एनी 4 टर्म आपको दे रखी होगी, यू हैव टू फाइंड आउट द 5th टर्म। हर एक का नाम पता होना चाहिए, जैसे भाई एम बी क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, के एफ क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, और डब्ल्यू ए होता है वेट ऑफ द सॉल्वेंट। इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपकी एक प्रॉपर्टी और बची, वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहले एक टर्म समझिए, इसमें एक नाम होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर एक मेम्ब्रेन यूज करती है, उसका नाम होता है एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बाय दिस मेम्ब्रेन ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास। जिस मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होते हैं उसका नाम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या हुआ, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन बाय यूजिंग एसपीएम। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाते हैं, सॉल्यूशन में जाएंगे इस मेम्ब्रेन की हेल्प से, एंड दे आर मूविंग फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। ये जो अपना प्रोसेस होगा इसमें यहाँ पर, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर गोइंग इनटू द सॉल्यूशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हमको पढ़ना क्या है इसमें, हमारे पास आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। मान के चलिए भाई हमने एक वेसल लिया, उस वेसल के 2 पार्ट कर दिए, बीच में क्या लगा दिया यहाँ पर एस पी, इधर क्या भर दिया इसमें सॉल्वेंट, और इधर जो क्या भर दिया यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन। एक वेसल के 2 पार्ट, बीच में आपकी मेम्ब्रेन, इधर क्या भरा हुआ है इसमें आपका सॉल्वेंट भरा हुआ है, और इधर क्या है यहाँ पर सॉल्यूशन। यहाँ लगा दी पिस्टन जिससे वी कैन प्रेस, आप इसको प्रेस कर सकते हैं, हमने कोई से प्रेशर नहीं डाला। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन में ड्यू टू ऑस्मोसिस। पहले क्या होगा इसमें, ऑस्मोसिस। नाउ वी अप्लाई एक्स्ट्रा मिनिमम प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन। आपको एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना है, मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना है टू स्टॉप ऑस्मोसिस, जिससे हमारे पास क्या हो, ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाए। तो हमने जो प्रेशर लगाया, एक्स्ट्रा प्रेशर
on the solution. This extra pressure is called osmotic pressure. तो osmotic pressure क्या होता है? The minimum extra pressure applied on the solution to stop osmosis. Osmosis को रोकना है. जो हमारा मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. इसका सिंबल क्या होता है? इसमें पाई होता है और इसकी यूनिट क्या होती है? यहाँ पर इसमें एटमॉस्फेयर. अब इसमें एक और टर्म आती है, एक टर्म भी आती है इसमें यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस इसका मतलब क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस. हमने क्या किया, इस वहां पर एक वेसल लिया, उस वेसल के बीच में मेम्ब्रेन है और यहाँ पर कौन सी हुई? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. यहाँ पर क्या भरा है? इसमें सॉल्वेंट और यहाँ पर क्या भरा है? इसमें सॉल्यूशन. तो इसमें क्या है भाई? एक वेसल जो दो पार्ट, बीच में आपकी मेम्ब्रेन, इधर आपका सॉल्वेंट, इधर क्या? सॉल्यूशन. और ऊपर क्या लगा दी? इसमें यहाँ पर एक पिस्टन लगा दी, जैसे आप प्रेशर को डाल सकते हैं. स्टार्टिंग में क्या होगा? आपका ऑस्मोसिस होगा, फिर लगाएंगे प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन. जो मिनिमम प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है. जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ उससे हमारा ऑस्मोसिस क्या हुआ? स्टॉप हो जाएगा. एक कंडीशन आती है, जो प्रेशर लगाते हैं, दिस प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन आपका पाई. कंडीशन को चेंज कर दिया. जो प्रेशर लगा रहे हैं, दिस प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर. उस कंडीशन में क्या होगा? इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होगा, दिस सॉल्वेंट मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड. जो आपके सॉल्वेंट होते हैं आपस में भी, वो लेफ्ट साइड में क्या होंगे? यहाँ पर मूव करते हैं, जस्ट अपोजिट टू द ऑस्मोसिस. जो वैसा ऑस्मोसिस का क्या होगा? रिवर्स होता है. तो ये कंडीशन कब बनती है? व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन विच मस्ट बी हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई होना चाहिए. जब इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सॉल्वेंट का फ्लो जस्ट क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा, और उसी का नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस. इसकी इंपॉर्टेंस, इसका यूज क्या होता है? इसका मेन यूज होता है द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. हमारे पास जो सी वाटर होगा उसमें कई तरह के साल्ट होते हैं, उसको साल्ट को हम रिमूव कर सकते हैं एंड वी कैन ऑब्टेन द प्योर वाटर. तो अगर वाटर में से साल्ट को रिमूव करना है तो वी कैन अप्लाई द मेथड एंड दिस मेथड इज कॉल्ड द रिवर्स ऑस्मोसिस. तो जिससे हमारे पास वाटर के अंदर जो साल्ट रिमूव हो जाते हैं. प्रोसेस दिया है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस एंड इट इज अप्लाइड फॉर द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. अब देखिए इसमें एक बनती इक्वेशन. उस इक्वेशन का नाम होता है यहाँ पर वान हॉफ इक्वेशन. वान हॉफ इक्वेशन क्या बनी इसमें? यहाँ पर वान हॉफ क्या है? नेम ऑफ साइंटिस्ट है. इक्वेशन क्या फॉर्म होगी इसमें? पाई वी इक्वल एन आर टी. तो जैसे पढ़ते हैं 11th में पी वी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन. यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, और डिफरेंस करने से हमारी इक्वेशन कौन सी बनती है? यहाँ पर कह सकते हैं पाई वी इक्वल टू एन आर टी. अब देखिए इसमें जैसे भी क्या होता है, पाई अपना ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है. अब क्या बचा? एन. एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आर आपका कांस्टेंट, एंड टी इज द टेम्परेचर. अगेन रिपीट, पाई अपना ऑस्मोटिक प्रेशर, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आर कांस्टेंट, एंड टी इज द टेम्परेचर. तो आपकी जो इक्वेशन फॉर्म होती है उसका नाम होता है
वांट ऑफ इक्वेशन। अब देखिए सुनिए इसमें एक और चीज जो आती है इसमें, अगला जो टॉपिक है अगला देखिए जो है इसमें आता है टॉपिक वो आपको दिया है मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और क्या लिखा होगा वो यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से आप क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इसके लिए आप क्या करेंगे भाई, वही अपनी इक्वेशन, और उसका नाम होता है वांट ऑफ इक्वेशन। इसको हमने फॉलो किया तो यहाँ से हमारा क्या बनता है, पाई वी इक्वल टू क्या बना है इसमें, NRT, या पाई भी हमारा कितना होगा इसमें, NBRT। NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसी हमारे यहाँ पर हमने B का यूज कर लिया, तो जो NB होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। NB की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा इसमें जो है, पाई भी कितना हुआ, NB अपना कितना था भाई, WB अपॉन MBRT। तो हमारे पास MB मिल जाएगा इसमें WBRT अपॉन पाई। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो अपना मेन फॉर्मूला क्या बनता है, MB कितना हो गया इसमें, WBRT अपॉन पाई। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसका नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर से वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, उन्हीं को बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड आल्सो ऑफ द पॉलीमर्स। दूसरी एक और चीज होती है इसमें, आप इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आप इसमें, तो हमारे पास क्या बना, पाई भी हमने आपको लिखा कितना था भाई, NRT। तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसमें, पाई इक्वल N अपॉन BRT और CRT, और C का फॉर्मूला N अपॉन B। तो हमारे पास क्या वांट ऑफ इक्वेशन, पाई इक्वल टू NRT। इस V को शिफ्ट किया तो क्या हुआ, N अपॉन BRT। N अपॉन B होता है C। तो हमारे पास एक और फॉर्म बन जाती है कि पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT। इससे क्या फायदा मिला यहाँ पर इसमें कि पाई प्रोपोर्शनल टू C। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कंसंट्रेशन। और यहीं से आप डिफाइन कर सकते हैं भाई, जो आता है इसमें कह सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपको नाम दिया इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो माने सेम, टू डिफरेंट सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आपके दो डिफरेंट सॉल्यूशन हो जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होती है देन दे आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसमें, जैसे हमने ए और बी माना, इसका पाई 1 इसका क्या मान लिया, पाई 2। तो आपको क्या बन जाएगा, पाई 1 इक्वल पाई 2 या C1 इक्वल C2। भाई जब पाई इक्वल होगा तो पाई प्रोपोर्शनल टू C है, पाई इक्वल तो अपना C भी क्या होगा, इक्वल।
या ये भी कह सकते हो यहाँ पर N1/V1 इक्वल N2/V2। तो ये किसको फॉलो करते हैं? इट कैन फॉलो फॉर द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो इसमें नाम और आते हैं, एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हायर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन तो उसका नाम होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? लेस होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन तो इसका नाम होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो छोटी छोटी डेफिनेशन, हाइपर कब होगा? जब ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, और हाइपो कब होगा? जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? लेस होता है। एक इसमें नाम आता है नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि 0.9% NaCl का दिया सॉल्यूशन और मास अपॉन वॉल्यूम, जो परसेंटेज होती है 0.9%, ये किसके बेस पर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। दिस NaCl सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन। इस तरीके से अपनी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती? फिनिश हो जाती है। अब देखिए इसमें एक और आता है, जैसे हमारे पास कि आपको दिया है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड। इस तरह के लिक्विडों विच कैन चेंज इनटू द वेपर्स। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। हमारे पास कंपोनेंट होंगे, वो भी क्या होते हैं? वॉलेटाइल होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि उनका निकालते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? इसमें PA प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या मिल गया? XA। ए यहाँ पर क्या फर्स्ट कंपोनेंट है, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या मान लिया? PA। उसका मोल फ्रैक्शन क्या माना? XA। तो यहाँ से सॉल्व पर क्या मिलता है? PA इक्वल टू होता है P0A XA। ये तो ए वाले का हो जाएगा भाई। अब किसका निकालोगे? सेम टू सेम बी वाले का। तो बी वाले में कितना होगा? PB प्रोपोर्शनल टू XB, और यहाँ से मिल जाएगा PB इक्वल टू कितना? P0B XB। ये होगा मैथमेटिकल फॉर्म। एक था इसमें डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। वो क्या कहता है? टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसका? P टोटल। तो P टोटल कितना हुआ? PA प्लस PB। इसको सॉल्व करेंगे इसमें, तो PA आपका P0A XA और PB कितना हो गया? P0B X। ये हो जाएगा P टोटल। इसको सॉल्व कर सकते हैं या तो XA की टर्म में यहाँ पर, या XB की टर्म में। एक टर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखो सुनो भाई, हमने इसमें क्या लिखा है? इसमें P0A XA आपका आ गया प्लस P0B XB कितना हो गया? 1 माइनस का X। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो P0A XA प्लस P0B माइनस P0B XA, दोनों में से XA क्या आ जाएगा? कॉमन। तो आपका क्या बन जाएगा इसमें? P0A माइनस P0B XA कॉमन प्लस P0B। ये हो जाएगा टोटल क्या होगा आपस में भी प्रेशर। तो दिस लॉ इज कॉल्ड द राउल्ट्स लॉ फॉर द वॉलेटाइल लिक्विड। तो आपके राउल्ट्स लॉ दो होते, एक किसके लिए? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और दूसरा किसके लिए होता? फॉर द वॉलेटाइल लिक्विड। और वॉलेटाइल जब लिक्विड होगा देन वी आर यूजिंग द पार्शियल वेपर प्रेशर। एक और फॉर्मूला काम करता है। अगर आपसे पूछते मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस, सबसे मेन टॉपिक है इसमें कि मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस, तो इसका एक फॉर्मूला आपको काम करेगा इसमें।
एक्सए का फॉर्मूला होता है PA/PA प्लस PB, और XB का फॉर्मूला होगा PB/PA प्लस PB। इससे आप क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, चार अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इनको आपको स्टडी करना है। अब देखिए इसमें मेनली आपके सारे हो गए, इसमें ग्राफ सारे फॉर्मूले यूज करना आपको बता ही दिया। अब इसके अंदर जैसे हमारे पास कोई आता है जैसे टॉपिक, और भी जो कॉमन टॉपिक होते हैं, जैसे एक होती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी माने होता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिजॉल्व इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट में जो डिजॉल्व होगा इस वहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है आप इसमें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिजॉल्व इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक प्रिंसिपल काम करता है इसमें, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या होगा इसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की नेचर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आयनिक सॉल्यूट होगा तो पोलर सॉल्वेंट होगा, अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट होगा तो नॉन पोलर क्या होगा इसमें? सॉल्वेंट होगा। आपको जो सॉल्युबिलिटी पढ़नी है आप इसमें यहाँ पर, वो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या आती है? जैसे हमारे पास जो आपको दी है सॉल्युबिलिटी आपकी दो दी है, सॉलिड इन लिक्विड और एक होती है लिक्विड इन गैस। दो तरह की सॉल्युबिलिटी है, सॉलिड इन द लिक्विड और दूसरा आता है लिक्विड इन द गैस। सॉलिड इन द लिक्विड का मतलब जैसे सुगर इज एडेड इन द वाटर, कॉमन साल्ट एडेड इन द वाटर। लिक्विड इन गैस का मतलब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। दूसरा अपनी जो सोडा वाटर की बॉटल्स होती हैं, इन सोडा वाटर की बॉटल्स में CO2 गैस क्या होती है? डिजॉल्व होती है। तो जितनी आपकी सोडा वाटर की बॉटल्स होती हैं उनमें CO2 गैस क्या होगी? डिजॉल्व होगी। इस तरीके से दो तरह की आपकी सॉल्युबिलिटी है, सॉलिड इन द लिक्विड और लिक्विड इन द गैस। तो मेन आपकी सॉल्युबिलिटी हुई इसमें आपस में, और सॉल्युबिलिटी आपकी दो पढ़नी है, सॉलिड इन द लिक्विड और दूसरा लिक्विड इन द गैस। अब देखिए जैसे इनके बात करते हैं फैक्टर। फैक्टर में जो है आपके पास पहला आता है, जैसे हमारे पास जो है इसका क्या कहते हैं? प्रेशर। प्रेशर में नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसके ऊपर किसी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। आप ना सॉलिड ना लिक्विड किसी को कंप्रेस नहीं कर सकते। एक डिपेंड करता है भी टेम्परेचर। तो इसके दो फैक्टर होते हैं, एक अपना प्रेशर और दूसरा होता है क्या कहते हैं हमारे पास इसमें टेम्परेचर। लिक्विड इन गैस में हमारे पास जो बनती कह सकते हैं भाई जो है, इसके भी दो फैक्टर होते हैं। लिक्विड इन गैस के अंदर क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मेन फैक्टर आपका लिक्विड इन गैस का होता है आप इसमें कि सॉल्युबिलिटी इसमें आती है, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर द लिक्विड इन गैस। अब देखिए इसमें यहाँ पर भाई इसका यूज कहाँ होता है? जो एक्वेटिक एनिमल्स होती है पानी के अंदर रहते हैं, दीज एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर। हम ये महसूस करते हैं कि ऊपर से भाई क्या होती है, टेम्परेचर डाउन है, आइस जमी हुई है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? एक्वेटिक एनिमल्स। बट टेम्परेचर आपका लो होगा, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जितना टेम्परेचर कम होता है उतनी कह सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल
दे कैन टेक मोर एंड मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा इसमें यहाँ पर कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब बचा इसका भी प्रेशर। प्रेशर के लिए हमारे पास क्या होगा कि इसमें होता भी m प्रोपोर्शनल टू p, इसी को पढ़ते हैं हेनरी लॉ। हेनरी क्या है? नेम ऑफ साइंटिस्ट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इस तरीके से आप इन टॉपिक्स को और रिवाइज करें और इसको स्टडी करें। जो आपकी प्रॉब्लम हो, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम ऑन द व्हाट्सएप। ओके, इतना इसमें तैयार।